पल भर के लिए कोई नीट में पास कर दे, जो ठाहे सही। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं समीर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा ब्यूटीफुल सा चैनल। बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे नीट में पास हो जाएं किसी तरीके से, काश संभव हो जाए। तो देखिए, जो काश वर्ड है, जो लोग विचार करते हैं, सोचते हैं, बहुत से लोग तो सर पकड़ के बैठ गए, अरे बाप, ये क्या हो गया। सोच रहे होंगे अरे ये क्या हो गया, क्या कहानी है, अब नीट के बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे, पता नहीं इतना नंबर बन रहा है, उतना नंबर बन रहा है, कट ऑफ ये जा रही है, वो जा रही है। अरे छोड़ो यार, जीवन में बहुत सारे एग्जाम आपको देने हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बस नहीं, अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करेंगे आप। तो जीवन में ऐसा सोचना भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। जीवन की जो परीक्षा है, परीक्षाएं चलती रहेंगी, परीक्षाएं होती रहेंगी, और आप लोगों को उम्मीद होनी चाहिए कि आप लोग कामयाब जरूर होंगे। तो कामयाब होने के लिए कामयाब प्रयास जरूरी है, कितना ऑनेस्टी से प्रयास करते हैं वो जरूरी है। तो कहना और करना दोनों में बहुत फर्क है। तो उम्मीद करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो पार्ट सेकंड आ चुका है और मेरे पास क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी तैयार हो जाइए अपने पेपर के साथ, और आप लोगों को हम बताते हैं कि अब आगे का जो सलूशन जो बचा हुआ था वो आप कैसे करोगे। तो देखिए, इसमें सवाल पूछे गए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो बुकलेट है उसका कोड P3 है, और P3 कोड का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको दे रहा हूँ। आपका हो सकता है कि अलग अलग बुकलेट का कोड हो, तो क्वेश्चन नंबर वेरी कर सकते हैं, उनकी जो नंबरिंग है वो वेरी कर सकती है, लेकिन क्वेश्चन वेरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आइए जरा शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल का जवाब कैसे आप दिए होंगे या क्या सोचते होंगे। लेकिन तरीका क्या होना चाहिए, मेथड कौन सा सही है, परफेक्ट क्या है, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, आपके व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे ये रहा, दिखाई दे रहा है? नहीं सर। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके बाद जो 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या पूछा गया। 51 नंबर क्वेश्चन को दिया गया कि राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल आर। अब देखिए, इस सवाल को लगाने के लिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है, और फार्मूले के अकॉर्डिंग इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, जैसे दिया गया है कि राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो टेट्राहेड्रल कह रहा है और ऑक्टाहेड्रल कह रहा है। पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें जो वर्ड्स होते हैं हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल में, उनका नंबर क्या होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपने पढ़ा होगा ऑक्टाहेड्रल जितना होता है उसका 2 गुना टेट्राहेड्रल होता है, यानी इसको अगर हम n मान लें तो ये होता है 2n। मतलब ये जितना भी होगा इसका 2 गुना ये होगा, ये रूल है। अब रूल के अकॉर्डिंगली देख लिया जाए कि ऑप्शन में कौन कौन सा फिट बैठता है। पहला ऑप्शन दिया है 12 एंड 6, 12 मीन्स टेट्राहेड्रल का दिया है और 6 दिया है आपका ऑक्टाहेड्रल का। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। एक 8 4 दिया है, एक थर्ड का 6 12 दिया है, और फोर्थ का 2 एंड 1 दिया है। तो आपको बता दें यहाँ पे हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल लिखा है, तो हेक्सागोनल में जो आपके ऑक्टाहेड्रल की मेंबर के जो नंबर होते हैं वो होते हैं 6। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम आपको बताएं कि अगर यहाँ पे 6 है, ठीक है, अगर यहाँ पे आपको 6 दिखाई दे रहा है, ये मार्कर नहीं चल रहा है क्योंकि ये भी सिंगल है, ये डबल होना चाहता है। खैर, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे होगा 12।
तो ओवरऑल जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा 6 और 12 का, वो होगा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो पहला ऑप्शन जो होगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है। 51 नंबर के बाद जो अगला सवाल है हमारे सामने वो है 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपको सुनना चाहिए, बहुत ही आसान सा सवाल पूछा था। क्वेश्चन में कह रहा है कि द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट के बारे में कह रहा है, इज एग्जिबिटेड बाय, जरा विचार करिए आप लोग कि क्या हो सकता है इसका आंसर। राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टेट्राहेड्रल इफेक्ट। अरे सर कहां चले गए, हम यही हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, पहला कह रहा है यूरिया सोल्यूशन, सेकेंड कह रहा है सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, थर्ड कह रहा है ग्लूकोज सोल्यूशन और फोर्थ कह रहा है स्टार्च सोल्यूशन। तो टिंडल इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट के लिए सोल्यूशन का कोलाइडल होना बहुत जरूरी है और कोलाइडल सोल्यूशन में एक ऑप्शन बस दिख रहा है वो है स्टार्च, इसलिए 54 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टार्च जो होगा वो करेक्ट होगा। तो 54 का आंसर आपको मिल चुका है। और नेक्स्ट हम देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड टाइप का क्वेश्चन। कभी कभी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, देखने में लगता है कि यार ये क्या पूछ दिया, लेकिन ये चीजें बहुत आसान होती हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि ट्राइटियम, अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, एमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स। और आपके ऑप्शन है न्यूट्रॉन, सेकेंड है बीटा, थर्ड है अल्फा और फोर्थ है गामा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा न्यूट्रॉन के लिए, जैसे यहाँ पे दिया न्यूट्रॉन, बीटा, अल्फा एंड गामा, और पूछ रहा है ट्राइटियम के लिए, बताइए रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बीटा। तो बीटा यहाँ सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और इसमें एक बहुत ही मजेदार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल दिया है और मुझे लगता है कि आपको ये सवाल एक बार बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन को हटाना है, रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन इज पेंट टू इन। ये रिएक्शन भी बता दिया, पूरा क्या होगा, प्रोडक्ट भी आपको दे दिया। कह रहा है कि दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन, मतलब ये जानना चाहता है कि ये किसके जरिए संभव है। तो यहां पे जो लिखा है वो ये लिखा है कि 2 ब्रोमोपेंटेन। तो जरा 2 ब्रोमोपेंटेन बनाते हैं, 1 2 3 4 5। अब 2 ब्रोमो कर लेते हैं, चलिए दूसरे पे ब्रोमो कर लिया। अब कह रहा है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी ऐसा जिसमें ऑलरेडी वो प्रोडक्ट बना के आपको बता दिया है, कहा है कि पेंट टू इन होगा, तो पहले पे नहीं दूसरे पे। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कह रहा है इस कार्बन से होगा, कार्बन नंबर 3 से, ठीक है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का यहाँ से एलिमिनेशन है और इससे आपको क्या होगा कि ये जब हटेगा यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मिलेगा। अब इस पे ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है कि पहला हकल रूल के जरिए क्या है संभव है, तो जैसे गलत होता है, ये क्या है, महागलत है, ठीक है, हकल रूल का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरा दिया है सेटजैफ रूल, जिसके बारे में सोचा जा सकता है। तीसरा दिया है हुंड रूल। भैया हुंड रूल कहाँ से आ गया, हुंड रूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में बताया जाता है, उनकी स्पिन के बारे में बताया जाता है, तो ये हुंड रूल से रिलेटेड नहीं है। एक है हाफमान रूल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा
वो एक्चुअली सेटज़ेफ रूल के अंतर्गत आएगा, क्योंकि सेटज़ेफ रूल में मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है और ये आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता हुआ प्रोडक्ट मिल रहा है, इसलिए इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल लेते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने वो है 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, ये क्वेश्चन जब आए तो ऐसे क्वेश्चन पे बड़ा सावधान हो जाना चाहिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, पहला ऑप्शन दिया है कि एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि एक्टिनॉइड्स जो होते हैं बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। सेकेंड लिखा है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये भी बिल्कुल सही बात है जो इसने स्टेटमेंट दी है। तीसरी जो खास बात इसने कहा है कि मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आयन आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। अब लेंथेनाइड आयन का कह रहा है मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट, और वो भी कह रहा है कि ये कलरलेस होते हैं, मतलब आश्चर्य वाली बात है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी उसके मैक्सिमम जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। तो ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। 63 का थर्ड, यानी जो गलत है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया है तो इसलिए 63 का थर्ड ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जरा देखते हैं। स्टेटमेंट टाइप का सवाल दिया गया है। स्टेटमेंट में पढ़ता हूं, जरा ध्यान से आप सुनिएगा। आपके सामने पेपर होगा, मैच कराइए। एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन द ऑर्डर गिवन एज, और जो एसिडिक स्ट्रेंथ दिया है ये क्वेश्चन नंबर है 64, और एसिडिक स्ट्रेंथ कहा है HF is lower than HCl and HCl is just lower one to HBr, और उसके बाद फिर HI। तो HI का यहाँ पे जो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है वो क्या दे रखा है वो आप सुनिए। As the size of the element fluorine, chlorine, bromine, iodine increases down the group, the bond strength of HF, HCl, HBr and HI decreases, okay, and so the acid strength increases। तो ये बिल्कुल सही बात है। ऊपर से नीचे आने पर ग्रुप में जो हैलोजेंस फैमिली होती है, ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो इसका बिल्कुल ठीक है। और लिखा है इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो सेकंड दिया रखा है वो कहा है कि HBr एंड HI डिक्रीजेस एंड सो द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसने दो तरीके से पैरामीटर फिक्स किए हैं। पहले तो कह रहा है कि एज द साइज ऑफ द एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इंक्रीजेस। तो बिल्कुल सही बात है, साइज तो बढ़ ही रहा है। दूसरे स्टेटमेंट में कह दिया कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब दोनों ऑप्शन क्या होगा, दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट होने चाहिए, और यही होता भी है। दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, तो इसका 64 का जो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वन विल बी करेक्ट आंसर। अब उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट 64 के बाद। 64 के बाद जो आपके क्वेश्चन हमारे सामने हैं वो है 65। तो 65 को देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। 65 में करेक्ट स्ट्रक्चर पूछा है, यानी इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे स्ट्रक्चर दे रखे गए हैं, और कह रहा है कि बताइए कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है। और वो लिखा है 2,6-डाइमिथाइल 1,4-ene। तो ये आपको एक सवाल दे रखा है जिस पे कुछ फॉर्मुलेशन किया है। तो इसमें कुछ डायग्राम बना रखा है एक्चुअली,
तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो इसका होगा वो करेक्ट होगा, 65 का सेकंड ऑप्शन होगा। तो नीट का ये जो क्वेश्चन मैं आपको अभी सॉल्व करा रहा हूँ, हो सकता है कि आपके पास सवाल आ चुका हो या फिर आपने कहीं ना कहीं से डाउनलोड किया होगा। तो डाउनलोड करने के बाद आप इससे आप जब सॉल्व करोगे तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन, उस पर हम आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्या कहता है? 66 कह रहा है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। करेक्ट सीक्वेंस कह रहा है और भी बॉन्ड एंथैल्पी का CX बॉन्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कुछ बॉन्ड एंथैल्पी दी गई है। चलिए जरा इसके ऑप्शन को लिखते हैं। बहुत सारे सीक्वेंस दिया गया है लेकिन मैं एक ऑप्शन लिखता हूँ, जैसे CH3F दिया है और उसके बाद CH3Cl दिया है, फिर CH3Br दिया है और फिर CH3 आयोडीन दिया है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 4 दिया हुआ है। तो इसको अगर मैं कहूँ कि ऑर्डर इसका क्या होगा, पूछ रहा है कि बॉन्ड एंथैल्पी के विषय में बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए। किसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की जगह अब डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, आप जैसे आप सोचोगे वैसे आंसर इसका बना रखा है। तो अब जरा इसके बारे में बात कर लें, कार्बन की और फ्लोरीन की, कार्बन की क्लोरीन की, कार्बन की ब्रोमीन की, कार्बन की आयोडीन की। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो एटम की साइज बढ़ती जाती है और एटम की साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होगा वो धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा। और यहाँ पे भी देखा जाए वैसे कार्बन के साथ फ्लोरीन, छोटे के साथ छोटा, तो ये ज्यादा कंफर्ट रहेगा, ठीक है, ये बहुत मजबूती से रहेंगे, टाइटली होल्ड रहेंगे। और वैसे भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ जब फ्लोरीन होता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के साथ ये बहुत ही मजबूत माने जाते हैं। तो इसलिए इनकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी और इसके बाद इसकी और फिर इसकी। तो आप देख सकते हैं कि CH3 है, फिर CH3Cl, फिर CH3Br और फिर CH3I होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो थर्ड इज द राइट वन, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं। अब अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, 67 नंबर। और 67 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? अ पर्टिकुलर स्टेशन, ये विविध भारती है और आप सुन रहे हैं केमिस्ट्री स्कैनर। सुनिए बहुत ध्यान से। अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट on a frequency of 1.368 kilohertz. Wow. The wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter is speed of light carbon is equal to, क्या speed of light carbon होता है? जी नहीं, C indication, that is 3.0 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसने फ्रिक्वेंसी दे रखी है और स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है। तो बचपन में आपने फार्मूला पढ़ा होगा 11th में, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला यूनिट याद करिए। उसमें एक फार्मूला होता था C इज इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने? न्यू इंटू लेमडा। क्वेश्चन नंबर है आपका 67। C इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। तो C इज इक्वल टू अगर न्यू इंटू लेमडा है तो हम जब लिखते थे, अब यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है कि आपको बताना है वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया? लेमडा आपको बताना है। तो लेमडा इज इक्वल टू C बाई न्यू लिखा जा सकता है। लेमडा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू। तो बस करना कुछ नहीं है, सीधे वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 3.0 इंटू 10 टू पावर 8 और यहाँ पे न्यू की वैल्यू यहाँ पे जो दे रखी है मैं वो देख ले रहा हूँ एक बार। वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 1.368, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शन बड़ा क्लोज दे रखा है, जिसका मतलब लग रहा हो ना थोड़ा सा
हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो हार्ट बीट बढ़ने वाला ऑप्शन दिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको लगेगा ऑप्शन में दे रखा है 21.92, बहुत ध्यान से सुनना, 21.92 सेंटीमीटर, एक दिया है 219.3 मीन्स 219.3 सेंटीमीटर, एक दिया है 219.2 सेंटीमीटर और एक दिया है 2192 मीटर। मतलब ये है कि आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो ऑप्शन आएगा वो होगा आपका 219.3 और ये होगा जो सेकंड ऑप्शन वो हो जाएगा करेक्ट। 67 का जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। 68 का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान। 68 अब ये जो सवाल उठाया है वो इक्विलिब्रियम से उठाया है। द पीकेबी ऑफ डाईमिथाइल अमीन एंड पीकेए ऑफ एसिटिक एसिड। तो डाईमिथाइल अमीन का और एसिटिक एसिड का वैल्यू दिया गया है 3.27 एंड 4.77 रिस्पेक्टिवली एट T Kelvin. The correct option for the pH of dimethyl ammonium acetate solution is। अब इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। 68 नंबर सवाल को pH आपको यहाँ पे निकालना है, तो pH आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसका। चलिए देखते हैं। pH इज इक्वल टू आप लिखेंगे 7 + ½ और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो pK वैल्यू जो होती है, जो आपको पहले पढ़ाया भी गया है, तो pKa और pKb में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। pKa माइनस pKb, ये फार्मूला ऑलरेडी आप लोग पढ़ते होंगे। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 7 + ½ लगा लेंगे आप। pKa और pKb का जो वैल्यू है वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, 4.77 और 3.27 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 4.77 और यहाँ पे माइनस नेक्स्ट वैल्यू है 3.27। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो होगा 7.75। तो आपको इसका जो फोर्थ ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन दिया है, फोर्थ ऑप्शन 7.75 विल बी करेक्ट। 68 है, जल्दी से इसे आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ा जाए आगे। तो देखिए, क्वेश्चन लगाने की एक स्ट्रेटजी तैयार होनी चाहिए। क्वेश्चन लगाना आपको कम समय में आना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। सर सब तो हो जाता है, कैसे सब याद होगा? सब याद हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना किसी चीज़ की, बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार नीट तो दे दिया, पता नहीं नंबर भी बहुत कम बन रहा है, फ्रस्ट्रेट होकर बैठ गए होंगे। जीवन में यार बहुत सारे एग्जाम देने हैं, अभी और सारी मेहनत करनी है। ठीक है, आप मस्ती के साथ बैठ के गाना गाइए, जीने के हैं 4 दिन। ठीक है, हाँ ये गाना गाइए, याद है ना, जवानी फिर ना। हाँ तो बस जवानी है ना अभी, तो अभी उसको मेंटेन रखिए, आगे बहुत काम देगा। चलिए लौट आइए, बहुत बैठ के बस गाना सुनना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है हमारे पास, उसका मैं सीक्वेंस जरा देख लूँ। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है 73 नंबर। 73 नंबर जो क्वेश्चन है, अब मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे 73। तो 73 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द कंपाउंड विच शो मेटामरिज्म इज। मेटामर कौन शो करेगा? तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे C4H10O दिया है, C5H12 दिया है, C3H8O दिया है और C3H6O दिया है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा C4H8O। अब मेटामरिज्म इसमें कैसे बन सकता है जरा वो देखा जाए। तो इसमें दो हम फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन का 4 है, तो हम लिख सकते हैं CH3 CH2O CH2 CH3, ऐसे लिखा जा सकता है।
और मान लीजिए मैं दूसरा कोई बनाना चाहूँ तो हम बना सकते हैं। क्या किया जा सकता है, CH3 CH2 CH2O CH3। तो जरा देखा जाए क्या यहाँ पे C4H10 सॉरी यहाँ पे C4H10 था, यहाँ पे C4H10O। तो देखा जाए क्या 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। यहाँ 3 2 5 3 2 5 10 हो गया हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, ये सही है। कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 कार्बन और 1 4 कार्बन हो गया। और इसी हिसाब से देखा जाए हाइड्रोजन का तो यहाँ पे 3 2 5 2 7 3 10। तो ये आपका बनेगा मेटामरिज्म का कंसेप्ट, तो इसको नोट कर लीजिए C4H10O का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें। अगला जो सवाल है वो 74 नंबर, बहुत इंटरेस्टेड सवाल है। मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर ये सवाल नहीं आ रहा है तब तो बहुत बड़ी समस्या है। कौन सा सवाल है जरा वो हम देखते हैं। सबसे पहले जरा सवाल लिख देते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या कहानी है। CH3 और CH3 ये एक ऐसा सवाल है ना कि जो आपको ऐसे ही आना चाहिए। बहुत बार ये बताया जाता है, बहुत अच्छा सवाल है ये। प्लस HBr दिया है, खुश हो जाइए, HBr दिया है, समझ रहे हैं बात को। एल्कीन HBr है, क्या होने वाला है। और इसके बाद यहाँ पे दे रखा है आपका C6H5CO का होल ट्वाइस दिया है, O2 दिया है। पूछ रहा है भाई साहब प्रोडक्ट क्या होगा। अब देखिए इसको, इस सवाल को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। पहली चीज अगर आपको ये पता हो कि भाई साहब ये क्या है, ये क्या है सर, सवाल है। सवाल तो है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है, इसका आंसर क्या हो सकता है। वीडियो को पॉज करके जरा विचार करिए, सोचिए, कंसेप्ट लगाइए। सर कहाँ चले गए, अरे हम यही हैं, यही है। विचार लगाइए। बेंजोइल पेरोक्साइड यहाँ दिया है और यहाँ पे आपका एल्कीन दिया हुआ है। तो ये क्या है आपका एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल है, ठीक है। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो कार्बन है उस पर, जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसी पर ये Br आके लग जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है और वो है सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड इज द राइट वन, ओके। अगला सवाल आपके व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पर ये रहा। कहाँ है सर सवाल, सवाल देखिए ये रहा। अगला सवाल आपके सामने ये 74 के बाद अगला सवाल है और वो 76 नंबर है। 76 नंबर सवाल क्या है वो मैं पढ़ता हूं। स्टेटमेंट दिया है, एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। स्टेटमेंट सेकेंड है, मॉर्फिन एंड हेरोइन आर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। पहला कह रहा है कि एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। जैसे इसने अपराध कर दिया इस सवाल को देखकर, ठीक है, ये गलत है। एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल को नार्कोटिक डिपार्टमेंट में भेज दिया, वाह। सेकंड कह रहा है कि मॉर्फिन एंड हेरोइन और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो स्टेटमेंट इसका फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड ये दोनों इनकरेक्ट होंगे। तो 76 का जो ऑप्शन होगा वो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। 76 का जो थर्ड ऑप्शन होगा वो सही होगा, दोनों गलत हैं। अब क्या है ना यार कि कुछ ऑप्शन को क्या होता है ना, कुछ याद करना पड़ता है कि कुछ चीजें भाई आपको कितनी परफेक्ट तरीके से आ रही है। कभी कभी क्या होता है ना कि मैक्सिमम चीजों को सवाल देने के बाद ये सोचता है कि आपको मजबूर किया जाए सोचने पे कि पैरासीटामोल क्या नार्कोटिक में जा सकता है, कहां से जाएगा। तो
कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जो अगर आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है या नहीं हो सकता है, तो क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, मेरा जहां तक मानना है। गलत लगाने से अच्छा है कि उसको स्किप कर दो। स्किप करोगे तो एक फायदा रहेगा, स्किप कर दोगे तो कम से कम निगेटिव से तो बच जाओगे। अब होता क्या नहीं, हम पूरा सॉल्व भी करेंगे, पूरा लगा देंगे, 45 आ रहा है, 50 आ रहा है क्वेश्चन, मैं पूरा लगाऊंगा, तो लगाने में समस्या नहीं है, लगाने को तो आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन जब निगेटिव हो जाता है तो बड़ा दुख होता है। ठीक है, गए थे 4 नंबर लेने, 5 नंबर काट के चले हैं, तो ये बात का विशेष रूप से आपको ख्याल होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 76 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन में जरा देख लीजिए, इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा फॉलोइंग मेथड है यूज ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन 4th है, दैट इज द डिस्टिलेशन। 4th डिस्टिलेशन इज द राइट वन। नेक्स्ट आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग अ रिएजेंट to give a solid which dissolve in alkali। हिंसबर्ग दे रहा है और कह रहा है react to give a solid which dissolve in alkali। Identify the compound, कौन सा कंपाउंड है। तो पहले तो जान लेते हैं कि भाई हिंसबर्ग की कहानी क्या है, हिंसबर्ग किस में यूज होता है, कहाँ यूज होता है, तो जरा इसके बारे में जान लें। तो हिंसबर्ग एक्चुअली नाइट्रोजन के ज्यादातर टेस्ट में किया जाता है हिंसबर्ग। अब नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग है, तो भाई जाहिर सी बात है नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग, जो नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग होगा वो 1 डिग्री भी होगा, 2 डिग्री भी होगा, 3 भी हो सकता है। ठीक है, एक्चुअली 1 डिग्री जो आपके नाइट्रोजन होते हैं वो एल्कली में यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में इजिली डिसॉल्व हो जाते हैं, बहुत आराम से डिसॉल्व। लेकिन वही 2 डिग्री जो NaOH होता है उस NaOH में यानी आपके जो कास्टिक सोडा है उसमें डिसॉल्व नहीं होता है। तो अब इसमें ऑप्शन आपको खोजना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन जो बना रखा है इसने 3 डिग्री का ऑप्शन दे रखा है, एक में तो नाइट्रो बना के अपराध कर दिया है। अमीन के लिए एक्चुअली ये यूज होता है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा 12 में, और वो होगा अमीन। ठीक है, अमीन। तो अमीन के केस में आपने नाइट्रोजन पढ़ा होगा, और नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। तो हिंसबर्ग टेस्ट जो एल्कली में पूरी तरह से डिसॉल्व है वो है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही में है और वो है 4th नंबर ऑप्शन। और जो ऑप्शन बना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ ऑप्शन कौन सा है, 79 का 4th ऑप्शन, और वो ऑप्शन है CH3 CH2 NH2। तो देखिए नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन अटैच है, तो ये 1 डिग्री आपका होगा, एक ही में ऐसा, तो इसलिए 1 डिग्री 4th इज द राइट ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस क्या कहता है। अब एक मजेदार सवाल है, वो है ऑर्गेनिक का। तो ऑर्गेनिक का चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। डाइहेड्रल एंगल, ठीक है, डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन, लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन क्या होगा। तो अब लिस्ट स्टेबल कन्फर्मर पूछा है इथेन का, डाइहेड्रल एंगल पूछा है, वो किस में पॉसिबल है, तो आपको न्यूमान स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, डाइहेड्रल एंगल का न्यूमान स्ट्रक्चर, तो आप जानते हैं एक्लिप्स भी होता है, स्टेगर्ड भी होता है। तो अगर मान लीजिए मैं इथेन का स्ट्रक्चर बनाऊं, न्यूमान स्ट्रक्चर, तो कुछ ऐसे होगा। अब डाइहेड्रल एंगल मुझे बनाना है, कह रहा है कि बताइए डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कौन सा हो सकता है। तो वैसे तो बनने को बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। तो ये जो एक कन्फर्मर होता है, ठीक है, न्यूमान का, अब यहाँ पे 60 डिग्री होता है, और 60 डिग्री को गॉच कन्फर्मेशन भी कहा जाता है। और ये जो गॉच कन्फर्मेशन है, ये आपका जो डाइहेड्रल एंगल है, ये सबसे लीस्ट स्टेबल माना गया है आपके इथेन में।
राइट। कार्बन के साथ भाई क्या हाइड्रोजन आपका ऐड है, तो डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री, लीस्ट स्टेबल, क्योंकि मैक्सिमम रिपल्सन यहाँ पे फेस करेगा, तो रिपल्सन फेस करेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो इसलिए यहाँ पे गॉच कन्फर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ये लीस्ट स्टेबल होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा 4th इज द राइट ऑप्शन, 60 डिग्री इज द राइट ऑप्शन। 81 में एक ही ऑप्शन दे रखा था। नेक्स्ट हम आते हैं, अगला सवाल लेते हैं, और अगला सवाल थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, क्योंकि इसने एक क्वेश्चन में उलझाने की आप लोगों को कोशिश की है, और ऐसे सवाल को थोड़ा सा लगाते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और वो क्वेश्चन क्या है वो सुनिए। 82 एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेन 78% बाई वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पिरिकल फार्मूला। वाह, एम्पिरिकल फार्मूला भी पूछा तो ऐसे घुमा के पूछा कि आप लोग बस देखते रहें, कर न कुछ पर। इसमें जो ऑप्शन पूछा उसमें कह रहा है कि 78% बाई वेट है कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज हाइड्रोजन का। तो 78% अगर आपका कह रहा है कि आपका कार्बन है, तो जाहिर सी बात है 22% हाइड्रोजन होगा, नो डाउट। तो आप जानते हैं गिवन मास बाई मोलर मास का फार्मूला लगाएंगे, और लगाएंगे तो एटलीस्ट इसका जो ऑप्शन दे रखा है, जैसे CH4 इसने दे रखा है, CS दे रखा है, CH2 दे रखा है, CH3 दे रखा है, इसको जब आप सॉल्व करोगे एम्पिरिकल फार्मूला से, तो वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसको जब आप करोगे तो ये एटलीस्ट CS3 इसका राइट ऑप्शन आएगा। 82 का जो ऑप्शन होगा 4th इज द राइट ऑप्शन। इसको सॉल्व करोगे आप, एम्पिरिकल फार्मूला ले, तो उससे आपको CS3 यहाँ पे दिखाई देगा। 82 के बाद आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और 83 बहुत ही आसान सा इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, वो भी इनर्ट गैस से लेके। कहा रहा है कि नोबल गैसेज आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड रिएक्टिविटी। बिल्कुल ठीक बात है। अब अगला जो इसमें सवाल जोड़ा है वो क्या कहा है, आइडेंटिफाई एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम। पहला ऑप्शन है, यानी आपको इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, यानी कोई 3 सही है 1 गलत है। ये बड़ा कठिन सा काम होता है, 3 सही है और 1 गलत है। तो सोचो 3 सही और 1 गलत, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इस पे। कह रहा है कि नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बिल्कुल ठीक बात है ये, क्योंकि भाई वो बहुत ताकतवर होते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, वैसे ही बहुत लार्ज होने वाली है। नोबल गैसेज आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। कहाँ से पानी में घोलोगे भैया, जब वो स्टेबल आ जाएंगे हम घुलेंगे ही नहीं, तुम घोल के देख लो, ठीक है, वो नहीं घुलेंगे। घोलोगे कैसे, नहीं घुलेगा। नेक्स्ट क्या है, नोबल गैसेज हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये ऑप्शन गलत ऑप्शन, क्योंकि नोबल गैस का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, न कि हाई होता है। और यहाँ पे दे रखा है कि आपका वेरी हाई है। लास्ट ऑप्शन में दे रखा है नोबल गैसेज है वीक डिस्पर्सन फोर्सेज। बिल्कुल ठीक बात है, वीक डिस्पर्सन फोर्सेज होता है, और यहाँ पे दे रखा है नोबल गैसेज है वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बिल्कुल ठीक बात है, 3rd इज द इनकरेक्ट ऑप्शन गिवन आउट ऑफ 4 ऑप्शन। तो 83 जो होगा वो आपका 3rd ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान से सवाल हम लोगों ने कर लेते हैं 83 के बाद। अब हम आगे बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे। 86 नंबर क्वेश्चन है, सेक्शन बी लिखा हुआ है केमिस्ट्री का, यानी यहाँ से कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट है, चेंज है। फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी इरिवर्सिबल एक्सपेंशन दिया है यहाँ पे ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन, द करेक्ट ऑप्शन इज, जब आइसोथर्मल कंडीशन होता है, 86 नंबर क्वेश्चन है ये, आइसोथर्मल जब कंडीशन होता है तो ऐसे केसेस में डेल्टा यू
की वैल्यू 0 होती है। पहली चीज आइसोथर्मल है, लेकिन उसमें यह कह रहा है कि फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल के केस में एंट्रोपी क्या होगी? तो एंट्रोपी हमेशा याद रखिएगा डेल्टा एस की ज्यादा होती है इरिवर्सिबल के केस में। तो इसमें जो एक्चुअली ऑप्शन बना रखा है, इसमें ज्यादा वाला नहीं दिया है, इसमें लिखा है डेल्टा यू, पहला ऑप्शन है डेल्टा यू नॉट इक्वल टू 0, तो पहला ऑप्शन ये गलत हो गया। सेकंड लिखा है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, तो ये बिल्कुल हो सकता है। थर्ड में फिर वही किया है डेल्टा यू नॉट इक्वल टू 0, और लास्ट में किया है डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, लेकिन इसमें डेल्टा एस टोटल इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 और डेल्टा एस नॉट इक्वल टू 0, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट। 86 हो गया। चलिए अब 89 पे आते हैं। एक मजेदार सवाल है 89 का क्वेश्चन क्या है जरा वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, जरा इसको नोट कर लीजिए। नंबर, इसमें देखिए जो सवाल पूछा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग। लग रहा है इसको प्रेम हो गया नॉट वाले से, मैं नॉट ही दूंगा, नो नॉट दूंगा। नॉट में समझ रहे हैं, कोई एक ही गलत है, 3 सही है। सर ये तो नीट वाले चीटिंग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। नीट वाले तो एग्जाम करा के भी गलत करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़ाई पे फोकस कर लो माय डियर ऑल, एक्सक्यूज देने से क्या फायदा, पेपर होगा ही होगा। ठीक है सर, तमिलनाडु सरकार ने तो बहुत चीटिंग कर दी हम लोगों के साथ। क्या कर दिया भाई? सर वहाँ तो नीट का एग्जाम नहीं होगा, वहाँ तो इंटर के मेरिट के आधार पे एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगा। भाई राज्य की अपनी अपनी टेंडेंसी, अपनी अपनी कहानी। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं हुआ है। भाई नीट क्या है, आपका पूरे इंडिया लेवल पे एक एग्ज़ाम है जिसमें आप क्वालिफाई होने के बाद एक अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। तो नीट का तो एक अपना पैरामीटर है जिसपे मुझे लगता है कि डॉक्टर का सिलेक्शन अब राज्य एक अलग तरीके से करेगा और आपका जो केंद्र सरकार है वो अलग तरीके से करेगी। देखिए कहा जाए तो गलत तो बहुत सारी चीजें हैं, आरक्षण भी गलत है, आरक्षण भी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पे किसको किसको सुधारा जाएगा? लोग ना सुधरने वाले हैं, लोग तो सिर्फ आरक्षण लेकर उसका उपभोग करेंगे। अब मेरिट जाएगी, कट ऑफ जाएगा, 640 जाएगा, 650 जाएगा, 670 जाएगा, और जब रिजर्वेशन के बारे में बात आएगी तो 300 नंबर जाएगा, 400 नंबर जाएगा। 400 नंबर पाने वाले का एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, और जो 640 नंबर 650 नंबर पाया है वो बाहर हो जाएगा। तो देखो दुर्भाग्य तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, 300 नंबर पाने वाला वो कौन सा डॉक्टर बनेगा और उससे कैसा इलाज हो सकता है, कौन कराएगा उससे इलाज, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को यानी हमारी भारत सरकार को इस विषय में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि अब आरक्षण का जो आधार है वो आर्थिक हो, क्योंकि नीट का जो पैरामीटर है, एमबीबीएस डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, भगवान के साथ छेड़छाड़ अच्छी बात नहीं है, और आरक्षण को पूर्णतः आर्थिक करके इसे जातिगत आधार से खत्म कर देना चाहिए। भाई आप 600 नंबर पा रहे हो, 600 नंबर पाने वाला डॉक्टर बन गया तो बड़ी अच्छी बात है, 300 नंबर पाने वाला यार डॉक्टर बन गया, ये मेरे बात हजम नहीं हुई। ठीक है, 400 नंबर पाने वाला मेरिट लिस्ट में आगे खड़ा है डंके की चोट पे, मैं तो भैया आरक्षण वाला हूँ। गलती उसकी नहीं है, गलती हमारे सिस्टम की कुछ चीज़ों की है। तो सिस्टम को सुधारने में तो बड़ा टाइम लगेगा, या तो सिस्टम के पार्ट बन जाइए या तो सिस्टम से समझौता कर लीजिए, दो ही चीज होती है। तो समस्याएं बहुत जटिल हैं आजकल के जीवन में। पढ़ाई करना जितना मुश्किल होता जा रहा है, उससे ज़्यादा नौकरी पाना बड़ा उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है।
और उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जरूरी है, और मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि जब जनसंख्या कंट्रोल में रहेगी तो ही आपकी भविष्य संवर सकता है, और जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो आरक्षण भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल जो एजेंडा है वो लोगों का सफल नहीं हो पाता है। और आप जानते हो कि मैक्सिमम चीज़ों में, मैक्सिमम जगहों पे आपको यही लगेगा कि अरे बस चल रहा है सर, क्या किया जाए। नीट में तो सर बहुत अच्छा हमने किया था, 500-600 नंबर का कर दिया, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हर वर्ग में तेज लोग होते हैं, तेज लोगों का सिलेक्शन कर लेना चाहिए। कम से कम कुछ जगहों पे आपको, यानी केंद्र सरकार को जरूर सोचना चाहिए। अगर सेना पे सोचिए आरक्षण कर दिया जाए तो आप सोचिए क्या होगा। आपको पता है देश गुलाम हो जाएगा उसी दिन, सेना में अगर आरक्षण कर दिया जाए तो अगर हमारे देश के साथ समझौता तय नहीं है तो हमारे न स्वास्थ्य के साथ समझौता होना चाहिए, न हमारे शिक्षा के साथ कोई समझौता होना चाहिए। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि एजुकेशन जो पॉलिसी है, एजुकेशन की जो सिस्टम है, तरीका है, वो बहुत ही अलग तरीके का है। एडॉप्ट करते करते बहुत से लोग इस चीज़ों को या तो एडॉप्ट कर ही लिए या तो बिल्कुल अलग तरीके से अपने जीवन को जीने लगे। अब डिसाइड हमें करना है कि भाई हमें क्या करना है। जैसे बहुत से लोग कहे कि सर तमिलनाडु सरकार ने तो, राज्य सरकार जो है वो अपने हिसाब से बिल पारित करके उसने कह दिया कि अब जो एग्ज़ाम होगा, अब एग्ज़ाम होगा ही नहीं, फिलहाल नीट का एग्ज़ाम हमारे यहाँ नहीं होगा हमारे राज्य में, क्योंकि हमारे यहाँ इंटर के आधार पर, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप अच्छे से जानते हो कि फिर वो किस तरह से डॉक्टर बनेंगे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो सरकार इस पर क्या करती है, आगे चल के क्या होगा उस राज्य का। तो ऐसे ऐसे ही अगर सोचिए सब राज्य अगर अपना अपना डिसाइड कर ले तो मुझे लगता है कि फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। तब तो फिर वही हो गया जो पहले की स्थितियां थी, पहले भी गुलामी थी, आज भी गुलामी रहेगी, चलती रहेगी। तो सिस्टम जो केंद्र सरकार करती है, खैर राज्य सरकारों के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, लेकिन उसका गलत उपयोग मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। तो चलिए, जीवन का एक पार्ट है, ये चलता रहेगा, लेकिन हमारा और आपका काम है कि बस इस पर लगे रहें और प्रोसीड करते रहें, तो ही फिर हम आगे इस पर बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं और आपको बताते हैं। अगली कहानी आपके सामने ये रही। चलिए अगला सवाल जो इस पे हम देख रहे हैं, नॉट स्ट्रिक्टली कहा है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। देखिए इसमें जो सवाल लिखा है एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं। लिखा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। अब इसमें एक ऑप्शन ऐसा दिया है जो फिट नहीं बैठता है, वो है वाटर H2 और यहाँ पे H2S दिया है, और साथ में फिर H2SE और फिर H2TE, यानी ऑक्सीजन फैमिली के बारे में लिखा है। और इसमें ऑप्शन दिया है, इसी के सामने लिखा है इंक्रीजिंग pKa वैल्यू। pKa वैल्यू कह रहा है इंक्रीज करता है। ये ऑप्शन एक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और एसिडिक प्रॉपर्टी pKa वैल्यू के इरिवर्सिबल होती है। मतलब अगर देखा जाए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह लीजिए, वो ज्यादा परफेक्ट रहेगा। एसिडिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल pKa वैल्यू होती है। तो आपको सोचिए कि जब हमारी एसिडिटी बढ़ रही है तो pKa वैल्यू घटनी चाहिए, तो यहाँ पे दिखा है बढ़नी चाहिए। तो ये एक ऑप्शन गलत है, और वो जिसमें है उसका ऑप्शन नंबर है थर्ड, 89 का थर्ड इज द राइट आंसर। उड़ले 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 उड़ले
जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बहुत ध्यान से गाना सुनते हैं सर, एक बार वंस पिकॉक, वंस पिकॉक। अरे आ जाओ, ठीक है, लौट आओ यहाँ पे। दिया है एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और वो ये दिया है कि सोडियम प्रोपियोनेट, सोडियम प्रोपियोनेट CH3 CH2 COO -Na+, ऐसे दिया है। और कह रहा है कि अगर इसमें NaOH डालें और NaOH के साथ क्या ऐड करें और हीट करें कि बन जाए इथेन। तो देखिए ये इथेन बनाने का प्रोसेस है। सोडियम प्रोपेनेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो C2H6 बन जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो ऑप्शन है वो 4th में दिया है, तो 4th होगा इसका राइट ऑप्शन। 90 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल 91 नंबर है वो हम जराते हैं उस पर। 91 का जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर। नेचर नेचर नॉन पोलर। NO2 दिया है। देखिए NO2 का आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक लोन पेयर आएगा उस पर। क्या लोन पेयर आएगा? हाँ सर, लोन पेयर नहीं आएगा, ठीक है, लोन इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल बनने की पॉसिबिलिटीज है। नॉन पोलर पूछ रहा है कि भैया नॉन पोलर कौन है। POCl3 दिया हुआ है, CH2O दिया हुआ है, SbCl5 दिया हुआ है। SbCl5 जो होगा वो आपका नॉन पोलर होगा, ठीक है। SbCl5 आपका नॉन पोलर की क्राइटेरिया में आपको मिलेगा। वैसे स्ट्रक्चर बना के आप देख सकते हो उसका। तो 91 का 4th ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल क्या हो सकता है। और वो अगला जो सवाल है वो है 94 नंबर। तो 94 नंबर सवाल देखते हैं। और 94 नंबर सवाल को लगाना पड़ेगा, 94 नंबर सवाल को लगाना पड़ेगा और आपको हमें बताना पड़ेगा। तो 94 नंबर लिख लेते हैं और सवाल पढ़ देते हैं कि क्या दिया है। लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर 4 ग्राम ऑक्सीजन 4 ग्राम O2। आगे देखिए क्या दिया है, एंड 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 2 ग्राम हाइड्रोजन H2। बहुत शानदार। कन्फिन इन अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। वॉल्यूम कितना दिया है? 1 लीटर दिया है, 1 लीटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आर की वैल्यू गिवन है 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन और टेम्परेचर दिया है 273। तो कह रहा है कि ये आंसर इसका क्या होगा। तो आपको देखिए मिक्सचर दिया है, तो आपने प्रेशर दिया है, आपका टोटल प्रेशर पूछ रहा है कि बताइए कितना होगा। तो बचपन में आपने एक बड़ा आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा होगा, जरा बताइए क्या होता है। PV इज इक्वल टू nRT होता है, पता है। तो क्या हम इसको P इज इक्वल टू nRT यानी N/V इंटू RT लिख सकते हैं? ऐसे N/V इंटू RT लिखा जा सकता है। अब देखिए N मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, तो यहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन भी दिया और हाइड्रोजन भी दिया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे। P इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, N को हम N1 प्लस N2 लिखेंगे, अपॉन V लिखेंगे। लिखा जा सकता है ना भाई, टोटल प्रेशर पूछ रहा है, तो इसको टोटल करेंगे, N1 प्लस N2 को अपॉन V कर देंगे। अब इसके बाद जब हम सवाल लगाना शुरू करेंगे तो आप देखिए 4 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है, तो 4 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, R इंटू टी है। आप वैल्यू रख के आंसर बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। 4 ग्राम ऑक्सीजन मतलब ये क्या होगा, 4
4 ग्राम है, गिवन मास बाई मोलर मास, तो 4/32 प्लस 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो 2/2 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन वी कितना दे रखा है, वी तो आपको दे रखा है 1 लीटर, देखिए 1 लीटर दे रखा है। आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, चूंकि आर की वैल्यू हर जगह अलग अलग कंडीशन में लिखता है तो यहाँ दे रखा है 0.082 और टेम्परेचर दिया है 273 केल्विन। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व जब करोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 25.18 इज द राइट ऑप्शन, और ये जो ऑप्शन मिलेगा आपको वो होगा 4th ऑप्शन इज द राइट वन, चौथा ऑप्शन होगा इसका करेक्ट। ठीक है, 94 हो गया आपका यहाँ पे डन। अब आते हैं 97 नंबर सवाल पे। आ जाओ, कहाँ गए 97, आ जाओ, आ गया 97 नंबर सवाल ये कह रहा है कि द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्ट्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, कोई केमिकल रिएक्शन दिया, क्या दिया है जरा वो देख लिया जाए। 97 नंबर, तो 97 नंबर सवाल का क्या कहानी है। एक टॉलुइन बनाया है और इसमें क्रोमिल क्लोराइड लगाया है CrO2Cl2, और कह रहा है कि अगर इसमें CH2 हम लगा दें, CH2, तो एक इंटरमीडिएट बनेगा, वो X होगा, और X जो बनेगा उसका अगर हम H3O प्लस कर देंगे, ठीक है, प्रोटोनेशन कर देंगे तो वो बनाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, मतलब ये एक रिएक्शन है, एक नेम्ड रिएक्शन है जिसका नाम इटार्ड रिएक्शन है, और कह रहा है कि बताइए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या बनेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे गए हैं, क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है, सभी चीजें दे रखी गई हैं। तो टॉलुइन का केस है, टॉलुइन के केस में CH2 मिलाएंगे, क्रोमिल क्लोराइड है यहाँ पे, तो आपको CrO2Cl2 यहाँ दिख रहा है। तो ऐसे केसेस में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। इसमें सेकंड ऑप्शन गिवन है, और सेकंड ऑप्शन क्या होगा, वो होगा सेकंड ऑप्शन जो इसमें दे रखा है वो मैं लिख देता हूं, वो यहाँ पे है CH और अंडर ब्रैकेट करके लिखा है O CrOH Cl2 का होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअली इंटरमीडिएट बनता है, और ये सेकंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब आते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल है आपका 97 के बाद 98 नंबर। 98 नंबर सवाल बड़ा इंटरेस्टेड सवाल है, वो आपको जानना चाहिए। 98 नंबर सवाल क्या दिया है वो देखिए। 98 नंबर सवाल में कह रहा है कि आपको पहला प्रोडक्ट बना के दे दिया है, उसका जो कहने का सेंस है वो ये है कि आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ पे ब्रोमिनेशन कराया हुआ है, N2Cl लगाया है, कह रहा है कि ऐसा क्या करें कि ये गायब हो जाए, ऐसा कौन सा रिएजेंट इसमें लगा दें कि N2Cl गायब हो जाए और बाकी जो है एज सच मिल जाए। ठीक है, तो क्या हम कर सकते हैं, कोई भी ब्रोमीन ले सकते हैं यहाँ से, 2 3 4 5, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो 3 5 डाई ब्रोमोबेंजीन ऐसे भी कहा जा सकता है, या फिर 1 3 5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन
ऐसे भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है उसके लिए जो यूज होता है वो होता है इथेनॉल C2H5OH। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन इज द राइट। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब एक आखिरी सवाल है और वो है 99 नंबर। 99 नंबर सवाल क्या है? कोई सवाल बचा होगा तो अभी हम उसको भी लगाएंगे। 99 नंबर सवाल, द स्लोप ऑफ आर्हेनियस प्लॉट ln(k) वर्सेस 1/t ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज -5 into 10 to power 3 Kelvin. The value of EA of the reaction is. Choose the correct option for your answer. तो कह रहा है कि आप लोग इसका करेक्ट ऑप्शन ढूंढिए, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा। तो इसको आपको ढूंढना है, बताना है कैसे होगा, क्या होगा। 99 नंबर सवाल है। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, क्या लग रहा है पॉसिबिलिटी इसकी? स्लोप कह रहा है आर्हेनियस का, तो थोड़ा सा मिटा दिया जाए, फिर इसके बाद हम नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई बहुत मन से करिए, बहुत ढंग से करिए, बहुत तरीके से करिए, तो भी जीवन का बेड़ा पार होने वाला है। नहीं तो बेड़ा गर्क मत करवाइए। हाँ, बेड़ा गर्क मत करवाइए। बहुत मेहनत किया जाता है। सर ये तो बड़ा अलग बात हो गई, छुप गए सारे नजारे, और क्या बात हो गई। कौन सी बात हो गई? यही बात हो गई। तो देखिए जो सवाल है वो बड़ा क्लियर है। कह रहा है कि आपको आर्हेनियस का एक प्लॉट दे दिया गया है और इस पे कह रहा है कि EA का रिएक्शन बताइए क्या होगा। तो इसके लिए आपको सवाल को सॉल्व करने आना चाहिए। बहुत आसान सा सवाल है, स्लोप के बारे में दे रखा है और आपको स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 99, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू EA अपॉन आर्हेनियस इक्वेशन, यानी एक्टिवेशन एनर्जी बाई R। तो देखते हैं जरा वैल्यू क्या दे रखा है स्लोप का यहाँ पे। ठीक है, स्लोप की वैल्यू क्या दे रखी गई है? R की वैल्यू आप जानते ही हैं, 5 × 10⁻³ है। 5 × 10⁻³ एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन है R की वैल्यू दे रखा गया है यहाँ पे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये सवाल दे रखा गया है। इसके बाद कह रहा है कि भाई साहब बताइए इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। तो बहुत आसान सा सवाल है और इस आसान सा सवाल को आपको करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, यहाँ से EA का वैल्यू डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप निकालोगे तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। आप जानते हो कि 5 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 40 के आसपास दिखाई दे रहा है। ऑप्शन में क्या दे रखा है? 41.5, एक ही ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन अगर आप पूरा देखना चाहो तो मैं पूरा लिख देता हूं। एक ऑप्शन में दे रखा है -83 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो किलो जूल पर मोल तो इसकी यूनिट है, वो तो हर जगह आएगी। -83 दे रखा है, एक में +83 दे रखा है, अब एक में 166 दे रखा है। आप खुद सोचो कि जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 166 आएगा नहीं, गया 83 आएगा नहीं क्योंकि ये यही दे रखा है, माइनस ये होगा ही नहीं। 41.5 इज द राइट ऑप्शन। तो 41.5 जो होगा वो सेकंड ऑप्शन में गिवन है, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट। और कोई सवाल छूटा तो नहीं? एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिए। हाँ, एक सवाल जो है वो 93 नंबर का मुझे मिला है। 93 नंबर का सवाल है, द मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.07 m दे रखा है। एसिटिक एसिड इज 20
20 दे रखा है इसका। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे डेल्टा H प्लस की लेम्डा दे रखा है, H प्लस की वैल्यू, यानी यहाँ पे भी कोल्राउस लॉ मिल गया आपको, और यहाँ पे एसिटिक एसिड दे रखा है। तो आप पहले से भी जानते हो कि जब एसिटिक एसिड कह रहा है तो किसको जोड़ने से बनेगा, इनको जोड़ने से। इसका जो वैल्यू दे रखा है वो 50 दे रखा है, तो इसको जोड़ोगे तभी एसिटिक एसिड बनेगा, तो इसको तो जोड़ना ही है। सवाल में क्या कह रहा है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.07 m, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m बाई अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m 0, और इसको जब आप करोगे तो अल्फा की वैल्यू यहां से आपको निकलेगी। तो अल्फा की वैल्यू यहां से आप कैसे निकालोगे, तो 20 देखो यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, और आपको ये वैल्यू ऐड कर देनी है। तो 20 अपॉन इसकी वैल्यू में क्या करना होगा, 350 का 50 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 20/400। थोड़ा सा और हम यहाँ से इरेज करना चाहेंगे, ठीक है, तो ये सवाल सॉल्व होता हुआ मिलेगा। तो 350 प्लस 50 आप करोगे यहाँ पे, तो हम इसको 20/400 कर सकते हैं, राइट। अब आपको क्या निकालना है, आपको के ए की वैल्यू निकालनी है। तो के ए की वैल्यू क्या होता है, के इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर होता है, तो आप निकालोगे। अब सी इंटू अल्फा स्क्वायर क्या है, सी मीन्स कंसंट्रेशन टर्म जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.07 m, तो 0.007 यहाँ पे लिख दीजिए। अल्फा स्क्वायर है मतलब 20/400 का ये जो वैल्यू आएगी इसका पूरा होल स्क्वायर कर दोगे। तो इसका जो ऑप्शन है, यानी जो इसका आंसर आएगा आपको, तो जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.75 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये था नीट का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं कि इसमें जो भी सवाल है वो सभी सॉल्व हो गए। हो सकता है अगर एक आध दो छूट गया हो, या फिर मेरे हिसाब से तो कंप्लीट है, लेकिन कभी कभी होता है कि सीक्वेंस में, चूंकि मोबाइल में है तो इधर उधर हो सकता है। तो इधर उधर मत करिए, थोड़ा पढ़ाई करिए, थोड़ा मस्ती के साथ लोगों से जुड़िए। अगर आपका नीट इस बार होते होते थोड़ा सा रह गया तो आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट मत होइए, ठीक है। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल होना हो। तो आप कल के चक्कर में अपना आज मत खराब करिए, आज और अभी से लगिए, और उम्मीद करिए कि अगर आपका मेरिट बहुत अच्छा जाता है, कट ऑफ बहुत अच्छा जाता है, तो बहुत खुश मत होइए, क्योंकि कट ऑफ अच्छा जाएगा, नो डाउट सिलेक्शन आपको मिल जाएगा, क्योंकि जीवन में उसके बाद भी बहुत सारे काम करने हैं। इसलिए किसी एक सफलता पे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, और कोई सफलता अगर आपको नहीं मिलती है तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफलता का बहुत बड़ा मंत्र है। और मेरा मानना है कि जीवन की जो परीक्षाएं होती हैं, ये जो एकेडमिक्स परीक्षाएं हैं आपकी हो गई, आपकी जो कॉम्पिटिटिव लेवल की परीक्षाएं हैं, उस परीक्षाओं से हमें जीवन की अपनी परीक्षा के बारे में पता चलता है। हम उसके लिए कितना डेडिकेटेड हैं, कितना कायदे से उसके लिए लगे हुए हैं, कितना ज़्यादा डेडिकेशन, जितना ज़्यादा आप डेडिकेशन दोगे किसी चीज़ के लिए, उतना ही ज़्यादा वो परफेक्शन से आपके पास आएगी। तो आपको बस करना ये होता है कि आपको परफेक्शन के साथ पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत कॉन्फिडेंट रहिए, मजबूत रहिए, और अपने पेरेंट्स का सपोर्ट करिए। जी हाँ, पेरेंट्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप पेरेंट्स को कितना सपोर्ट करते हो। देखो पेरेंट्स को ना आप लोगों से बहुत उम्मीदें हो जाती हैं, यार मेरा बेटा या मेरा बिटिया अब डॉक्टर हो जाएंगे, ठीक है, आसपास पड़ोस को ही बता देते हैं, पता चले रिजल्ट ही बहुत अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। तो आपको पता है उस समय आप लोगों को, आपके गार्जियनों को भी सपोर्ट आप लोगों को करना होता है, यानी आपके जो अपने पेरेंट्स हैं
उनको भी आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो अच्छा मोटिवेटर भी बनिए, जीवन में एक अच्छा मोटिवेटर भी बनने की कोशिश करिए, क्योंकि नो डाउट आप अपने गार्जियन को समझा तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप प्यार से उन्हें बता सकते हैं, आप अपनी कमी के बारे में थोड़ा सा जाहिर कर सकते हैं। देखिए, कहा गया है कि जब तक आप कोई चीज़ किसी से शेयर नहीं करोगे, ठीक है, कोई चीज़ किसी को बताओगे नहीं, तब तक वो वहाँ पे गुमशुदा रहती है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी समस्याओं को अपने पेरेंट्स से ज़रूर बताना चाहिए। वो परेशानी जो आपकी होगी वो उसको खुद दूर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस हैं, बहुत मस्ती के साथ और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके, आराम से रिलैक्स होके अगली तैयारी में फिर से लग जाइए। अगर आप डिफीट आप नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि हार मुझे नहीं मिलनी है, तो वो नहीं मिलेगी। कब? जब आप ये सोचोगे कि हाँ, हम कुछ जीवन में करेंगे, कुछ जीवन में आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के लिए, आगे करने के लिए कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और जब तक आप एक्स्ट्रा करोगे नहीं, तब तक आपको एक्स्ट्रा जीवन में मिलेगा नहीं। हम लोगों को उम्मीदें बढ़ा रहती हैं, यार मुझे मिलना चाहिए, ठीक है, हम परीक्षा दे के आए, मुझे रिजल्ट जरूर मिलना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, एक्सपेक्टेशन होगा ही, आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको उम्मीद होगी कि हमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, मिलना चाहिए। अब उम्मीदें कहा जाता है ना, बड़ा दुख भी देती हैं कभी कभी, बड़ा दुख देना मेरे नीट ने, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए आप लोग, ऐसा विचार मत करिए, अपने दिमाग में ऐसा विचारधाराएं बिल्कुल मत लाइए। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अगले वीडियो लेक्चर के साथ हम फिर आएंगे। जल्दी से चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो लेक्चर आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो इसी के साथ नीट का सॉल्यूशंस में फिलहाल इतना ही। अगले कुछ एग्जाम्स के साथ, कुछ और पेपर्स के साथ, कुछ और नई केमिस्ट्री के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो है समा कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो। जो है समा कल हो न हो।